ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कि ए बी सी, तो ए बी सी है तो ए किसको मानते हैं, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो ए बी सी आपको थीटा आपको दिया हुआ, ये वाला थीटा आपको दिया हुआ। अब बी सी का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 21 है ना, 21 यूनिट दिया हुआ है। तो अब उसके बाद क्या बोलता है, बीसी का वैल्यू के बाद ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 29 यूनिट दिया हुआ है, 29 यूनिट हो गया। तो बोलता है शो करने के लिए कि शो डैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 41/841 आता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 26। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखो छोटू, यहाँ पे तो पता है कि यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ, बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर तुम्हें पता नहीं है, तो फिर से यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल ए बी सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कितना तुम्हारा था ए बी, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, बेस आपको दिया हुआ है बी सी का स्क्वायर। ए बी पता है, हाँ पता है 29 का स्क्वायर बोल रहा है। ए सी का वैल्यू पता नहीं है तुझे। बेस, तो बेस डेट इज कॉल्ड बी सी 21 है, लिख दिया मैंने, इतना का होल स्क्वायर। सॉल्व करेगा इसका तो कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर, 9 81 हो जाएगा, बच गए हाथ में 8, 9 दूनी 18, 18 36, 36 4 40, 4 44 के 4 हाथ में बचेगा 2, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 4 8, इतना बनेगा। ठीक है ना, तो चलो इतना इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी तेरे को पता है नहीं, अब प्लस है तो 441 हो गया, यानी कि 841 में से 441 जाएगा तो ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर कितना निकल गया छोटू, तो 400 निकल गया। ठीक है ना, तो ए सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ए सी का वैल्यू निकल जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू आपने निकाल दिया 20 और निकाल दिया। तो चलो अब यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे लिख देना छोटू क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस इतना का होल स्क्वायर, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। बेस कितना है छोटू, तो अच्छा तो यहाँ पे थीटा बोला ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, तो बेस का हो गया तुम्हारा बीसी, और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ था जो भी था ए बी का हो गया स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ए सी था, और हाइपोटेनस आपको तो पता ही है ए से लेकर बी का वैल्यू। बीसी कितना दिया हुआ छोटू, बीसी का वैल्यू दिया हुआ था 21 बाई ए बी आपने निकाला था, ए बी का वैल्यू कितना 29 था, इतना का होल स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ छोटू 20 दिया हुआ, होल डिवाइडेड बाई 29, इतना का होल स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो यहाँ तक, नहीं। अब आगे सॉल्व करोगे तो आगे क्या है, आगे सॉल्व कीजिए, तो 21 का होता है 441, इसका हो जाएगा अभी हम लोग निकाले थे 841 माइनस 400 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 841, एलसीएम दोनों का तो सेम हो गया, तो यहाँ पे 441 माइनस ऑफ 400, तो कितना हो गया 41 होल डिवाइडेड बाई 481, यही तो साबित करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में हम आते हैं। तो 27 में क्या बोलता है छोटू, 27 में बोल रहा है कि अगेन ये भी वही क्वेश्चन दे रहा है, ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पहले हम बना ही लेते हैं, है ना। तो इस ट्रायंगल में बताया गया है कि बी से आपको 90 डिग्री निकल रहा है, तो बी से 90 है तो ए बी, तो ए बी आपको दिया हुआ, मान लेते हैं ये ए है, ये तुम्हारा सी है, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटू, ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और साथ में बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोलता है इसमें निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोलता है, कॉस ए, सेकेंड में बोलता है कॉसेक ए,
थर्ड में बोलता है cos c, फोर्थ में बोलता है cosec c। ठीक है, तो इतना चीज निकालने के लिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग 27 को बनाने के लिए। इससे पहले ये वाला थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तभी तो बना पाएंगे ना। चलो, तो देखो ना, यहाँ पे ये दोनों दिया हुआ, इसको नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे निकाल लो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम में तुम आ जाना। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ छोटू, एसी था, तो एसी पहले हम मान लेते हैं, एसी का स्क्वायर था। परपेंडिकुलर मान लेते हैं बीसी, तो बीसी का स्क्वायर हो गया प्लस बी। बेस कितना था छोटू, 12, तो 12 का मैंने स्क्वायर मान लिया, है ना। ये मैटर नहीं रखता है कि हम किसको परपेंडिकुलर माने किसको बेस माने इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसीलिए। लेकिन हमें इतना पता है कि ये 90 तो 90 वाला सामने में ये तुम्हारा हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें से ये परपेंडिकुलर बेस मानो या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मानो, अभी तक ये क्वेश्चन पे कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हम ये निकालेंगे बाद में, पहले हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एसी है, तो एसी का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ, ए से लेकर सी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो एसी का स्क्वायर। बीसी आपको दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ए बी 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है ना, बीसी की जगह हम ए बी पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू लिख दिया, तो ए सी का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 144, यानी ए सी का स्क्वायर हो गया कितना, 5 और 9 6 1, तो ए सी का वैल्यू हो गया 13। जब ए सी का वैल्यू 13 आ गया, है ना, बी मत समझ लेना, 13 आ गया, तो एसी का वैल्यू जब 13 आ गया, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन में तुमको क्या बोला निकालने के लिए, कॉस ए बोला निकालने के लिए। तो कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो पहले ए देखो, तो ए यहाँ पे है, तो ए यही एंगल के बारे में बोला ना, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस का वैल्यू कितना था, ए बी, हाइपोटेनस तो वही रहेगा जो था ए सी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ था, और ए सी आपने निकाला था कितना, 13 निकाला था। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आना, 2 में क्या बोलता है, कॉसेक ए निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका था ए सी, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के माध्यम से सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी हो गया परपेंडिकुलर, यानी एसी का वैल्यू निकला था 13, और बीसी है तो बीसी का वैल्यू आपका निकला 5। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद निकालोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। थर्ड में बोलता है कि cos c निकालो, तो अगेन बेस बाई हाइपोटेनस लिख देना, लेकिन c है तो c के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी कि bc हो गया बेस, और हाइपोटेनस तो ac ही रहेगा, यानी bc का वैल्यू 5 था, हाइपोटेनस आपका निकल गया 13, कहानी खत्म। और लास्ट है फोर्थ वाला, यहाँ पे फिर से बोलता है कि cos sec c निकालो, तो वही हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो इसके c है ना, तो c के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसका नाम क्या था, ए बी। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटू, 12 दिया हुआ है, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ। तो इस तरह से मैंने निकाल दिया, कॉस ए का वैल्यू निकाल दिया 12/13, कॉसेक ए का वैल्यू निकल गया 13/5, एंड कॉस सी का वैल्यू निकला तुम्हारा 5/13, और कॉसेक सी का निकला 12/13। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोलता है, बोलता है कि साइन अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो प्रूफ करके बताओ, प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, लेकिन तभी भी जो दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन है तो हम लोग cos निकाल देंगे,
तो साइन तो कॉस कैसे निकालोगे, तो जो अभी बना रहे हो वही तरीके से लेना। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, यानी क्या नहीं दिया हुआ तुमको, बेस आपको नहीं दिया हुआ है, तो बाय पाइथा थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर है बेस का स्क्वायर, एच आपको दिया हुआ तो 2 तो 2 का स्क्वायर, पी आपको दिया हुआ 1 तो 1 का स्क्वायर, बेस आपको पता नहीं है 4 इज इक्वल टू 1 में तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस में बेस का स्क्वायर, 4 में से 1 गया है ना, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि बेस बराबर हो गया √3। जब बेस का वैल्यू आपने निकाल दिया √3, उसके बाद क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निकाल देना। क्या था क्वेश्चन कि 3 cos ऑफ अल्फा है माइनस ऑफ 4 cos क्यूब अल्फा है, तो यहाँ पे 3 को 3 छोड़ना, cos का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, 4 को 4 छोड़ना, इसका भी लिख देना बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन इसमें इस क्यूब दिया हुआ था, है ना, 4 cos क्यूब थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा। चलो तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या निकालोगे, 3 को 3 छोड़ना, बेस, तो बेस इट इज √3 होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस इज 2 हो गया, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 4 को 4 छोड़ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ था 2, तो इसका तो हो गया क्यूब, और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 √3 हो गया, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस इसको सॉल्व करेगा तो 3 चौके 12, अच्छा पहले 4 तो निकाल दो, इसको एक क्यूब करोगे ना तो 3 √3 निकल जाएगा, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसको और सॉल्व करोगे ना तो 3 √3 लिखना बटा 2, और इसको करोगे तो 12 √3 होल डिवाइडेड बाई 8, दोनों का एलसीएम लोगे तो 8 ही लेना, और 2 के टेबल में 8, कितना बार में 4 दूनी 8, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दिया 12 √3 माइनस 12 √3, यही है ना, तो दोनों सेम सेम आया ना, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो हो गया तो 0/8 आ गया, दैट इज कॉल्ड 0, यही तो आपको साबित करना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में बढ़ने से पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिखता हूं मैं, ये राइट एंगल एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं सी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोलता है क्या, क्वेश्चन में बोलता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और बी जो है वो 90 डिग्री है, और tan ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है साबित करने के लिए क्या, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू 1 बोलता है लाने के लिए, और दूसरा में बोलता है कि कॉस ए है और कॉस सी है माइनस साइन ए है और साइन सी है, इसका वैल्यू बोलता है 0 लाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, बोलता है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या, कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और एंगल बी से 90 डिग्री है और tan ए का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साबित करके बताइए साइन ए कॉस सी प्लस ऑफ कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू 1, एंड ऑल्सो 2 में बताया गया है कॉस सी कॉस ए, है ना, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 0, ये आपको लाना है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले यहाँ पे तुम देख लो क्या दिया हुआ है, तो सॉल्व लिख देना यहाँ पे, सॉल्व के बाद लिखना tan ए, तो tan ए का वैल्यू दिया हुआ 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसको ये ए है ना, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ था, बेस आपको कितना दिया था √3 दिया हुआ था, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ नहीं है, तो हाइपोटेनस निकाल देंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस और बेस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ था 1, तो 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो गया, यानी एच का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जब एच का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद तुम करेगा फर्स्ट क्वेश्चन लिख देना, यहाँ पे लिखते जगह है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद 1 लाना है। साइन का वैल्यू क्या होता है छोटू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख दिया मैंने। कॉस का भी होता है बेस बाय हाइपोटेनस, लिख दिया है ना। तो अच्छा, तो अच्छा इसको और क्या करना है यार, इसका भी लिख दो, नहीं ऐसे मत लिखो तो। अच्छा मतलब कॉस है ना, कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि ए के माध्यम से ये परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा, और हाइपोटेनस अभी हम लोग ने निकाला था कितना, 2 निकाला। कॉस सी है, सी है, इसके सामने बेस, तो बेस ये हो जाएगा 1, हाइपोटेनस आपको वही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कॉस ए, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा बेस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो रूट ऑफ 3 बाय हाइपोटेनस। फिर यहाँ पे देखो साइन सी है, तो साइन सी के अनुसार ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपका निकला। ऊपर में सॉल्व करेगा तो 1/4 आ गया, प्लस का साइन है, √3 तो 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे आप तो 4/4 आ गया, कैंसिल करोगे 1 आ गया। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, एक बार फिर से चलो। ठीक है, तो साइन ए है, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ए के माध्यम से परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये हो गया, तो 1/2 निकल गया। ठीक है, कॉस सी है, सी का मतलब क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, सी के माध्यम से बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये हो गया, 1/2 निकल गया। ठीक है, प्लस का साइन है। कॉस ए है, तो कॉस ए के माध्यम से क्या हो जाएगा छोटू, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि √3/2 हो गया। साइन सी के अनुसार जाओगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस लिखा गया, सॉल्व किए आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। 2 में यही लिखा हुआ ना, क्या कॉस ए कॉस सी है, अब माइनस में है साइन ए और साइन सी है, इसको लाना है 0। कॉस ए के माध्यम से क्या हो जाएगा छोटू, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस हो गया। सी के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनस हो गया। ए के माध्यम से देखो तो ए के अनुसार क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 हो गया। सी इसके माध्यम से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस आपको 2 लिखा हुआ था। सॉल्व करोगे, देखो दोनों तो सेम ही हो गया ना, और सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, √3/4 हो गया, माइनस यहाँ पे भी √3/4 हो गया, दोनों तो सेम सेम है ही, 0 आ गया, है ना। ये था बड़ा अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। चलो क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है छोटू, बोलता है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, तो यहाँ पे लिखना इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, और यहां बताया गया सच दैट साइन ए इज इक्वल टू साइन बी आपको दिया हुआ है, तो प्रूफ करके बताना आपको, प्रूफ दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है कि ए एंड बी एक्यूट बताया गया है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, तो प्रूफ करके बताओ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होता है। देखो इसको साबित करने के लिए ना, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, लेकिन साबित करने के लिए ना यहाँ पे हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, अब बाकी तुम्हारे पास है सी डी ई और एफ मान लेते हैं, इसको ई मान लो और इसको मान लो एफ, सीक्वेंस में काफी है। ठीक,
तो अब सॉल्व करोगे ना तो देखो ना, ये वाला ए और ये वाला बी दोनों आपस में इक्वल निकालना है, ये साबित करके बताना। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे तो आपको पता है क्वेश्चन में कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी आपको दिया हुआ। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके बाद भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, सी डी है, और इसके लिए हाइपोटेनस तुम्हारा ए डी है, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा ई एफ है, और होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है छोटू, बी एफ है, ये दोनों है। ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। क्या एडजस्ट कर लोगे, तो सी डी है ना, तो कहाँ पे क्या, सी डी बटा ई एफ, यानी इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो सी डी, वही डी सी लिखो या सी डी लिखो, और यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ, तो सी डी हो गया ये वाला, और इसको लिख देंगे ई एफ है, और ये वाला ऊपर चल जाएगा तो ए सी हो जाएगा, और ये तुम्हारा बी एफ ही रहेगा। तो देखो ना, इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना दिया हुआ है ना, तो मतलब एक ट्रायंगल में एक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। ठीक है ना, कि अगर दोनों मतलब कि ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल के अनुसार क्या होता था कि ये वाला साइड बता ये वाला, और ये वाला साइड बटा ये वाला, और ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला, मतलब बटा में। तो अगर ये तीनों का साइड का प्रोपोर्शन कर देंगे तो एंगल्स आर सेम, है ना, थ्योरम है। ठीक है ना। तो बस इतना तुम लोग दिमाग में रखना कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर दोनों का साइड यानी कि इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना ले आएंगे ना, तो साइड्स प्रोपोर्शन हो गया। और साइड्स आर प्रोपोर्शन हो जाएगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि एंगल्स आर इक्वल। तो अब चलो इसके बारे में हम लोग निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे दो तो प्रोपोर्शन दिया हुआ था, क्या, सी डी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए डी, है ना, एडी हो जाएगा ना जी, यहाँ पे ये तो गलती कर रहे हैं, हाइपोटेनस का नाम क्या था तुम्हारा, एडी था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यानी कि हो जाएगा सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए डी बाई बी एफ, इज इक्वल टू ए सी बाई बी ई हमें लाना है। अगर हम ले आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम साबित कर लेंगे, यानी कि ए सी बाई बी ई भी इस प्रोपोर्शन में लाना है। कैसे लाएंगे, तो बनाते हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट ही देखते हैं। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ए सी, तो क्या लिखेंगे बच्चा, ए सी, तो लिख देना ए सी, अब बटा क्या है छोटू, ई बी ई है। ठीक है ना। तो एसी के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम पे जाओगे तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा, एडी है, तो एडी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर सीडी है तो सीडी का स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाय बीई है, तो ये बेस हो गया, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा बेस है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो बी एफ का स्क्वायर हो गया माइनस ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी रूट में हो जाएगा। पता ही है तुमको क्यों, है ना, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा स्क्वायर में रहता तो ये रूट खत्म होता अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, दिमाग में रख लेता, ये भी नहीं आएगा तो बात क्या लगे। चलो, तो AD का वैल्यू है, तो AD कहाँ पे है छोटू, तुम ही बता। तो इसके अनुसार तुम वैल्यू दिया था, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा फिर से मिटर के बनाएं। चलो यहाँ तक तो हमने किया था। इसके बाद देखो कि ये क्या है तुम्हारा CD, यानी कि अगर CD बटा EF को अगर हम K से इक्वल करेंगे तो CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई EF हो जाएगा, और यहाँ पे AD बाई बी एफ करोगे तो क्या हो जाएगा छोटू, बोलो, K था ना, तो AD का वैल्यू निकल गया K मल्टीप्लाई बी एफ। ठीक है, ये आपका निकल गया। तो अब क्या करना ना बच्चा, सॉल्व करना है, और क्या करना है, तो यहां से सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, तो देखो ना यहाँ पे तो इतना बाई इतना यानी कि सी डी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए डी बाई बी एफ है, तो हम ए सी बाई बी ई भी तो निकालना था ना इक्वल, तो वही काम करेंगे, तो लिखेंगे ए सी बटा बी ई। ठीक है, तो ए सी के अनुसार तुम पाइथागोरस लगाओगे ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, तो ए डी का स्क्वायर माइनस ऑफ सी डी का स्क्वायर हो गया रूट में,
होल डिवाइडेड बाय, और इसके अनुसार जाओगे तो ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा छोटू, बी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ई एफ का स्क्वायर, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे ना छोटू, तो एडी का वैल्यू देखो ना कितना निकाले थे हम लोग, तो एडी का वैल्यू निकाला था के मल्टीप्लाई बी एफ, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो लिख देंगे तो के मल्टीप्लाई बी एफ था इतना का होल स्क्वायर हो गया, माइनस सी डी का भी वैल्यू निकाले थे हम लोग, के मल्टीप्लाई ई एफ, तो के मल्टीप्लाई ई एफ का होल स्क्वायर हो गया, होल में था ही तुम्हारा रूट, होल डिवाइडेड बाय नीचे में जो लिखा हुआ था ना उसी तरह छोड़ देंगे, बी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर जाएगा ना, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में बी एफ का स्क्वायर भी होगा, माइनस के का स्क्वायर है और ई एफ का भी स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाय, ये तो रूट में आपको दिया हुआ है, और ये नीचे में जैसे लिखा हुआ ना वैसे लिखकर तुम छोड़ देना, ठीक है। तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा के का स्क्वायर, तो यहाँ पे लेते हैं के का स्क्वायर कॉमन निकला, तो बी एफ का स्क्वायर मिलेगा और ई एफ का स्क्वायर मिला, होल डिवाइडेड बाय बी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ई एफ का स्क्वायर निकलेगा, ये भी रूट में है, ये भी होल रूट में है, तो देखो ना रूट में है, मल्टीप्लाई कितना निकाल दिए, तो के स्क्वायर इधर निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा, बाकी रूट में तो जो रहेगा सो रहेगा, तो बी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ई एफ का स्क्वायर रहेगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में भी देखिए बी एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ई एफ का स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, के मिल गया। मतलब ये है कि आपका तो दिया हुआ था ही सी डी होल डिवाइडेड बाय ई एफ इज इक्वल टू ए डी होल डिवाइडेड बाय बी एफ इज इक्वल टू के मान लिया, तो अब ये भी हो गया ना ए सी डिवाइडेड बाई बीई था ना, इसको भी मैंने सॉल्व करके के ले आया, मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि आपने प्रूफ किया क्या, तो यहां पे आपने किया कि सी डी बटा ई एफ है ना, और यहां पे ए डी बटा बी एफ के माना था, और यही के का वैल्यू हम लोग निकाल दिए थे किसका, ये वाला ए सी बटा बी ई, हो गया साबित, है ना, ये भी सब मतलब के का इक्वल था, ये भी हम के का इक्वल कर दी, तो यानी कि साइड्स आर प्रोपोर्शन तो हो गया, और साइड्स आर प्रोपोर्शन हो गया तो लिख देना कि साइड्स आर प्रोपोर्शन देन एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए जो था ना वो एंगल बी का इक्वल हो गया, सेम टू सेम डी एफ का और सी ई का इक्वल हो गया, तो हमें ए बी का काम था, तो ए बी के अनुसार हमने इक्वल कर दिया था, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक, चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ, 30 के बाद हम लोग आएंगे 31 में, तो इसको रफ करना पड़ेगा, रफ तो करना ही पड़ेगा, हो सकता है क्या सब फिर मैथ मिले, 10 मिनट में हुआ मैथ, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोलता है कि ए और बी एक्यूट एंगल दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है कि ए है और यहाँ पे बी है, एंगल ए एंगल बी जो है आर एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, सोच डैट क्या बोलता है कि tan A इज इक्वल टू tan B, tan A इज इक्वल टू tan B, देन प्रूफ डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल बी, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार साइन का दिया हुआ था, इस बार अब दे दिया tan का, और एनसीईआरटी किताब में कॉस के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है, तो चलो साबित करते हैं हम लोग इसको, तो इसको भी साबित करने के लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद इसका नाम दे देना ए, इसका नाम दे देना बी, तो इसको मान लेते हैं सी और डी हो गया, इसको मान लेते हैं ई और इसका हम एफ दे दिया, ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या था, सॉल्व में लिख देना
कि tan A इज इक्वल टू tan B दिया हुआ है, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले तो हमें ये मिटाना पड़ेगा छोटू, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेगा, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो A के माध्यम से परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया AD हो गया। अब इसका भी होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया EF और बेस हो गया BF। ठीक है, ये हो गया। तो जेन्युइन बात है, फिर से इसको हम K मान लेंगे। K मानने से पहले फिर से इसको पहले एडजस्ट करें ना, CD है ना, तो CD बटा EF होना चाहिए, तो ये इसको उठा के इधर पटक देंगे, तो CD बटा EF कर दिया, इसको उठा के ऊपर पटक दिया, तो AD बटा BF हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया छोटू, K हो गया। ठीक है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रायंगल के अनुसार हम अलग अलग किए हैं, तुमको फिर से ये समझाने के लिए कि कंफ्यूज ना हो जाओ। कंफ्यूज तो हो गए हैं, लेकिन कंफ्यूज होने का चांस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे CD बाई EF, तो CD बाई EF इज इक्वल टू AD बाई BF दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या, इतना बाई इतना, तो पहले इसके अनुसार कर लेंगे हम काम। तो CD बटा EF को K से इक्वेट करेगा, तो CD का वैल्यू हो जाएगा K मल्टीप्लाई EF। ठीक है, और यहाँ पे AD होल डिवाइडेड बाई BF है, तो K से है, तो AD का वैल्यू निकालोगे तो K मल्टीप्लाई BF है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, तो अब उसके बाद सॉल्व करना, इसको रफ कर देते हैं। चलो रफ कीजिएगा, रफ करने के बाद काम करते हैं। ठीक है, चलो तो हमें दोनों का दोनों मतलब कि क्या, बेस और परपेंडिकुलर का बात तो हो गया था, हाइपोटेनस के बारे में बात नहीं होता, तो हाइपोटेनस से काम करते हैं। तो इधर का हाइपोटेनस बचेगा AC और इधर वाला का बचेगा BE बचेगा। ठीक है ना, तो AC के अनुसार पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा छोटू, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो CD का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा AD का स्क्वायर। क्लियर है, और नीचे में तुम जाएगा तो BE है ना, तो BE के अनुसार ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, यानी कि हो जाएगा EF प्लस B और F आया स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस नीचे वाला का कोई काम नहीं है, बस ऊपर वाला को तुम सॉल्व करते चल जाना। तो CD का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका था तुम, K मल्टीप्लाई EF था, इतना का होल स्क्वायर हो गया। AD के अनुसार तुम्हारा क्या था, K मल्टीप्लाई BF था, इतना का होल स्क्वायर हो गया। होल डिवाइडेड बाई नीचे में हमें कुछ नहीं करना, जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखकर छोड़ देना। ठीक है, ऊपर में देखो, तो इसको सॉल्व करोगे तो K का स्क्वायर मल्टीप्लाई EF का स्क्वायर हो गया, और K का मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा BF का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आपको दिया हुआ था EF का स्क्वायर प्लस ऑफ BF का स्क्वायर, और ये भी होल रूट में था। ठीक है, तो ऊपर में देखो K स्क्वायर तो अगर हम कॉमन निकाल देंगे रूट से, रूट में ही है, तो EF का स्क्वायर बचेगा और फिर BF का स्क्वायर ही बचा, ये होल रूट में आया, होल डिवाइडेड बाय EF का स्क्वायर प्लस ऑफ BF का स्क्वायर आएगा रूट में, तो K स्क्वायर तो रूट से बाहर निकलेगा, है ना, तो K बचेगा, और यहाँ पे रूट में क्या बचेगा EF का स्क्वायर, है ना, प्लस में आपको दिया हुआ है BF का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में दिया हुआ है EF का स्क्वायर और BF का स्क्वायर। देखो सेम टू सेम था, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, मतलब क्या है, वही सेम टू सेम, मतलब जैसे कि ये इसका मतलब ये जो था ना, क्या था ना, CD बाई EF था, तो लिख देना CD बाई EF था इज इक्वल टू AD बाई BF था इज इक्वल टू, इतना का वैल्यू K माने थे, है ना, और यही K का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग मान लिए थे, क्या ला दिए थे, AC बाई BE हमने ला दिया था। तो इसमें भी सेम टू सेम हुआ ना, कि साइड्स आर प्रोपोर्शन देन एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हो साइड्स आर प्रोपोर्शन देन एंगल्स आर इक्वल, तो लिखने की जगह है, तो यहीं पे हम लिखते हैं sides are proportion then angles are equal।
तो यहाँ पे हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, है ना। साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन एंगल्स आर सेम। ये ट्रायंगल्स में पढ़ना है, लेकिन अब आ गया क्वेश्चन तो ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हुआ। क्लियर? चल